नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, इसकी पिछली कक्षा में मैंने पढ़ा सेल विभव क्या होता है और सेल विभव को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को हल करना सीखा। छात्रों, अब हम आगे चल रहे हैं और आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसकी उपयोगिता क्या है। तो चलिए छात्रों शुरुआत करते हैं। छात्रों, तत्वों के मानक अपचयन विभवों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। छात्रों, इस श्रेणी को हम 4 बिंदुओं में समाप्त करेंगे। अगर आप इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं तो आप इस श्रेणी को अच्छे समझ जाएंगे, इसकी उपयोगिता, इसके लक्षण अच्छे से जान जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छात्रों, इससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, वो आप समझ लीजिए। छात्रों, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वो अपचयित अवस्था हो जाती है। जैसे फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो ये फ्लोराइड आयन अपचयित अवस्था है और फ्लोरीन ऑक्सीकृत अवस्था है। इसी प्रकार आप नीचे किसी भी तत्व की बात करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात ये अपचयित अवस्था होती है, ये ऑक्सीकृत अवस्था होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये ऑक्सीकृत अवस्था हो जाती है। इसलिए इधर की अवस्थाएं ऑक्सीकृत हैं, इसी इधर की अवस्थाएं अपचयित। अपचयित मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के पश्चात जो अवस्थाएं हैं वो सभी अपचयित अवस्थाएं हैं, ये सभी ऑक्सीकृत अवस्थाएं हैं। ये आप जान लीजिए। फिर आप ध्यान दीजिए जो हम कहने जा रहे हैं। छात्रों, जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव जितने ही अधिक ऋणात्मक होते हैं अर्थात जितने ही कम होते हैं, उनकी अपचयित अवस्थाएं प्रबल अपचायक तथा ऑक्सीकृत अवस्थाएं दुर्बल ऑक्सीकारक होती हैं। ठीक छात्रों, और जिनके मानक अपचयन विभव जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव जितने ही अधिक होते हैं उनकी अपचयित अवस्थाएं दुर्बल अपचायक तथा ऑक्सीकृत अवस्थाएं प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। अर्थात छात्रों, जिनके मानक अपचयन विभव कम होते हैं या ऋणात्मक होते हैं उन तत्वों में अपचयन की प्रवृत्ति बहुत कम है, अर्थात उनकी अपचयित अवस्थाएं अस्थायी होती हैं जबकि ऑक्सीकृत अवस्थाएं स्थायी होती हैं। इसलिए उनकी अपचयित अवस्थाएं प्रबल अपचायक और ऑक्सीकृत अवस्थाएं दुर्बल ऑक्सीकारक होती हैं। किंतु जिन तत्वों के मानक अपचयन बहुत अधिक होते हैं अर्थात उनमें अपचयन की प्रवृत्ति अधिक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है, तो इसलिए उनकी अपचयित अवस्थाएं अधिक स्थायी होती हैं जबकि ऑक्सीकृत अवस्थाएं कम स्थायी होती हैं। यही कारण है कि ऑक्सीकृत अवस्थाएं प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं जबकि अपचयित अवस्थाएं दुर्बल अपचायक होती हैं। ठीक छात्रों, अब बात करते हैं छात्रों इन बिंदुओं की, जिन बिंदुओं की तरफ हम ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि अगर आप इन बिंदुओं को अपने माइंड में बैठा लेते हो तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को अच्छे से समझ जाओगे। चलिए हम समझाते हुए बात करते हैं। आइए बात करते हैं पहले बिंदु की तरफ। वही हमने लिखा है सारों, इस श्रेणी के निम्न बिंदु ध्यान रखें। छात्रों, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया लगभग उसी का समराइजेशन है यहाँ पर, जरा समझने की कोशिश करिए। क्या है? यदि किसी तत्व का मानक इलेक्ट्रॉन विभव 0 से अधिक यानी धनात्मक है तो उसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है। जैसे ये जिनके मानक अपचयन विभव क्या है, अधिक धनात्मक हैं, तो उनकी अपचयित अवस्थाएं, ये जो अपचयित अवस्थाएं हैं हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक स्थायी हैं, ये अधिक स्थायी होती हैं, ये ध्यान रखिए। और इसी प्रकार यदि तत्व का मानक विभव 0 से कम यानी ऋणात्मक है तो उनकी अपचयित अवस्थाएं हाइड्रोजन से कम स्थायी होती हैं। इन तत्वों जिनके मानक अपचयन विभव कम है, देखिए ऋणात्मक है, तो इनकी अपचयित अवस्थाएं यानी ये अवस्थाएं हाइड्रोजन की अपेक्षा कम स्थायी होती हैं। अर्थात कम स्थायी मतलब ये अपचयित अवस्था में ज्यादा स्टेबल नहीं होते बल्कि ऑक्सीकृत अवस्था में ज्यादा स्थायी होते हैं, जबकि ये अपचयित अवस्था में अधिक स्थायी होते हैं और ऑक्सीकृत अवस्था में कम स्थायी होते हैं। इसका मतलब ये है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं जरा दूसरा बिंदु क्या है। आइए छात्रों, श्रेणी में फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है, जो ये इंगित करता है कि F2 गैस की फ्लोराइड आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम है, अतः फ्लोरीन गैस प्रबल ऑक्सीकारक तथा फ्लोराइड आयन दुर्बल अपचायक है। छात्रों, जैसे फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव सबसे अधिक है, 2.87 है। ठीक, ये अधिक धनात्मक है, इससे ज्यादा किसी का नहीं है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन गैस फ्लोराइड आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक रखती है, अर्थात फ्लोराइड आयन अधिक स्थायी है
अब फ्लोरीन गैस कम अस्थायी है, इसलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर करके फ्लोराइड आयन में आने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि ये फ्लोराइड आयन दुर्बल अपचायक है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बहुत कम रखता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक रखता है, इसलिए F2 फ्लोरीन गैस प्रबल ऑक्सीकारक है और ये दुर्बल अपचायक। अपचायक क्या होता है? अपचायक वो होता है जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो अपचायक होता है, और जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले वो ऑक्सीकारक होता है। इसलिए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक रखता है, क्योंकि फ्लोराइड आयन फ्लोरीन की अपेक्षा अधिक स्थायी है और हाइड्रोजन गैस से भी ये अधिक स्थायी है, तो इसलिए ये फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है, जबकि फ्लोराइड आयन दुर्बल अपचायक है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, श्रेणी में लिथियम का मानक इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है, जो यह इंगित करता है कि लिथियम आयन दुर्बल ऑक्सीकारक है, जबकि लिथियम प्रबल अपचायक है। भाई श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव लिथियम का सबसे कम -3.05 है। इसका मतलब है कि इसमें अपचयन की प्रवृत्ति बहुत कम है। इसका मतलब है कि लिथियम हाइड्रोजन की अपेक्षा कम स्थायी है और यह ऑक्सीकृत अवस्था में ज्यादा स्थायी है, इसलिए यह लिथियम प्रबल अपचायक यानी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं। इसलिए लिथियम आयन प्रबल अपचायक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देकर के लिथियम आयन में आ जाता है, क्योंकि लिथियम आयन अधिक स्थायी है और लिथियम दुर्बल कम स्थायी है, इसलिए लिथियम प्रबल अपचायक है, जबकि लिथियम आयन दुर्बल ऑक्सीकारक है, क्योंकि यह ऑक्सीकारक है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके लिथियम आयन में रहने की प्रवृत्ति इसकी कम होती है, बल्कि यह लिथियम आयन के रूप में पाए जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। ठीक, तो इसलिए लिथियम प्रबल अपचायक, जबकि लिथियम आयन दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं छात्रों, नीचे की तरफ आ जाते हैं। इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होते जाते हैं एवं इसी के साथ अपक्रिया में बाईं ओर के स्पीसीज, यानी ये वाले स्पीसीज, ये बाईं की तरफ स्पीसीज हैं, की ऑक्सीकारक क्षमता घटती है। अर्थात ऊपर से तरफ नीचे की तरफ जाओगे, इनकी ऑक्सीकारक यानी ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। यानी ऊपर से नहीं, ऑक्सीकृत अवस्था जो है, ये वाली ऑक्सीकृत अवस्था, ये अपचयित अवस्था है, तो ऑक्सीकारक अवस्थाओं की ऑक्सीकारक क्षमता नीचे की तरफ घटती है, ऊपर की तरफ यानी बढ़ती है। ठीक, तो वही चीज है, ऑक्सीकारक क्षमता घटती जाती है तथा दाईं ओर की स्पीसीज, यानी जो दाईं ओर की स्पीसीज हैं, इन्हें अपचयित अवस्था कहा जाता है। वही हमने लिख दिया है, अपचयित अवस्था की अपचायक क्षमता बढ़ती जाती है, यानी इनकी अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती जाती है, जबकि अगर उल्टा बात की जाए तो अपचायक क्षमता नीचे से ऊपर की तरफ घटती जाती है, ये हम कह सकते हैं। ठीक छात्रों, तो इस प्रकार से आप अच्छे समझ सकते हो। एक संक्षेप में फिर से बताता हूं, जिनके मानक अपचयन में जितने ही अधिक ऋणात्मक होते हैं या जिनके जितने ही कम होते हैं वो तत्व प्रबल अपचायक होते हैं, और जिनके मानक अपचयन में जितने अधिक धनात्मक होते हैं वो तत्व प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये ध्यान रखिए बस। अब छात्रों हम बात करते हैं इस श्रेणी की उपयोगिता के बारे में, चलिए मेरे साथ बने रहिए। छात्रों अब बात करते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता के बारे में। अभी आपने पढ़ा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव 0, जबकि अन्य तत्वों के मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन से अधिक अथवा कम होते हैं। इसी के आधार पर उनके ऑक्सीकारक क्षमता व अपचायक क्षमताओं का निर्धारण होता है। चलिए अब बात करते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी की उपयोगिता के बारे में या अनुप्रयोग के, यानी द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। पहली हेडिंग तरफ चलते हैं छात्रों, धातुओं का धनविद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जानने में। इसका मतलब क्या है, किसी भी रासायनिक श्रेणी में जिसका मानक अपचयन विभव जितना ही अधिक ऋणात्मक होगा, वह तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति उतना ही अधिक रखता है, क्योंकि अपचयित अवस्था उसकी प्रबल अपचायक होती है, अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसमें उतना ही अधिक होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहां पर कुछ तत्वों की बात करते हैं छात्रों, जैसे निकिल है, जिंक है, मैग्नीशियम है, लिथियम है। अगर ये 4 तत्व दिए हुए हैं, हम आपसे पूछें कि धन विद्युतीय लक्षणों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो आप कैसे करेंगे? तो
जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना ही अधिक ऋणात्मक होगा वह तत्व उतना ही इजीली इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, उसका धन विद्युतीय लक्षण उतना ही अधिक होगा। तो लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे अधिक ऋणात्मक है, अर्थात धन विद्युतीय लक्षण लिथियम में सबसे अधिक होगा। उसके पश्चात अगर किसी तत्व का है तो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम उसके पश्चात आएगा। उसके पश्चात यानी उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रो मानक अपचयन विभव है तो जिंक का है, तो जिंक उसके पश्चात जिंक आ जाएगा और उसके पश्चात निकिल का आ जाएगा। इसका मतलब है कि निकिल इन तत्वों में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर सबसे कम है, जबकि लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर अधिक है। छात्रों, अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की तरफ, विस्थापन अभिक्रियाओं की संभावना ज्ञात करने में। आप कैसे जानोगे कोई अभिक्रिया विस्थापित अभिक्रिया संभव है या नहीं संभव है? जरा उसके लिए हम दो उदाहरण दे रहे हैं, समझने की कोशिश करें। जैसे एक हम दे रहे हैं ये, और दूसरी दे रहे हैं आपको जरा देखिए और हमें बताइए कौन सी अभिक्रिया संभव है, कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। छात्रों ध्यान रखिए, जिन तत्वों के मानक अपचयन विभव जितने अधिक ऋणात्मक या कम होते हैं वो तत्व प्रबल अपचायक होते हैं, और अपने से अधिक मानक अपचयन विभव रखने वाले तत्वों के लवणों से उनको विस्थापित करने का कार्य करते हैं। जैसे हम यहाँ दोनों अभिक्रियाओं की बात कर लेते हैं। छात्रों, पहली अभिक्रिया तो संभव है लेकिन दूसरी अभिक्रिया संभव नहीं है। जरा कैसे? पहली अभिक्रिया क्यों संभव है? जिंक और कॉपर दोनों में तुलना कीजिए। जिंक का मानक अपचयन विभव कम है क्योंकि जिंक का मानक अपचयन विभव -0.76 है, जबकि कॉपर का मानक अपचयन विभव अधिक है, 0.34 है। जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है वो धातु प्रबल अपचायक होती है और वो अपने से अधिक मानक अपचयन विभव रखने वाली धातु के लवण से उसको विस्थापित करने का कार्य करती है, क्योंकि ये प्रबल अपचायक है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन कॉपर को दे देगा कि कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में अपचयित हो जाएगा। इसलिए ये कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जिंक कॉपर की अपेक्षा प्रबल अपचायक है। बात करते हैं सेकेंड अभिक्रिया संभव क्यों नहीं है। क्योंकि सिल्वर का मानक अपचयन विभव कॉपर से अधिक है। कॉपर का मानक अपचयन 0.34 है, जबकि सिल्वर का 0.80 अर्थात अधिक है। इसलिए सिल्वर कॉपर की अपेक्षा दुर्बल अपचायक है, ये कॉपर आयन को अपचयित नहीं कर सकता है, जबकि कॉपर सिल्वर आयनों को अपचयित करने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है, अर्थात यह सिल्वर कॉपर आयनों में से कॉपर को अपचयित नहीं कर सकता, कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। अब बात करते हैं छात्रों नेक्स्ट बिंदु की तरफ। तीसरा बिंदु क्या है? धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना करने में। बहुत सी धातुएं दी हुई हैं, जैसे यहीं पर हमने कुछ धातुएं लिख लेते हैं। जैसे लिखा है लिथियम दिया हुआ है, निकिल दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, आयरन दिया हुआ है। सपोज 4 धातुएं दी हुई हैं, हमें इनकी अपचायक क्षमता की तुलना करना है। तो हमने तुमको बताया अभी हमने आप लोगों को विद्युत रसायन श्रेणी में बताया कि जिनके धातुओं के मानक अपचयन विभव कम अर्थात ऋणात्मक होते हैं वो धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं, जिनके मानक अपचयन विभव धनात्मक होते हैं वो दुर्बल अपचायक होती हैं। ठीक छात्रों, तो क्या होता है, जिस धातु का जिसका मानक अपचयन जितना ही कम हो अर्थात अधिक ऋणात्मक हो वो धातु उतनी ही अधिक प्रबल अपचायक होगी। जैसे यहां बात करते हैं तो लिथियम का मानक अपचयन विभव सबसे कम अर्थात अधिक ऋणात्मक है, इसका मतलब लिथियम प्रबल अपचायक है। तो यहां पर बात कर लेते हैं, लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक, अपचायक क्षमता की लिथियम प्रबल अपचायक है। उसके पश्चात देखिए इनमें से निकेल और कॉपर और आयरन में किसका सबसे अधिक है, तो आप देख लीजिए यहां पर आयरन और निकिल। आयरन का मानक अपचयन विभव कम है, निकिल का मानक अपचयन विभव ज्यादा है। तो आयरन अर्थात प्रबल अपचायक है, निकिल की अपेक्षा आयरन प्रबल अपचायक है, जबकि लिथियम की अपेक्षा दुर्बल अपचायक है। तो आयरन हो गया दूसरे स्थान। तीसरे स्थान पर हम बात करते हैं, इसमें देखिए निकिल, आयरन से इसका मानक अपचयन विभव अधिक है इसलिए इसका निकिल आ जाएगा। और उसके पश्चात बचा का तुम्हारा कॉपर।
इसका मतलब है निकेल का मानक अपचयन विभव सबसे कम है, इसलिए यह प्रबल अपचायक है। कापर का मानक अपचयन विभव अधिक है, इसलिए यह दुर्बल अपचायक है। तो इस प्रकार जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना ही कम होता है वो धातु उतनी ही प्रबल अपचायक होती है, जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना ही अधिक होता है वो धातु उतनी ही दुर्बल अपचायक होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता की तुलना करने में। जो धातु प्रबल अपचायक होती है अर्थात जिनके मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक होते हैं या कम होते हैं, वो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में आने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुओं की क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति पर। जो धातु अधिक इजीली से इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो धातु अधिक क्रियाशील होती है, और जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन न त्यागे वो धातु कम क्रियाशील होती है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव के घटता क्रम धातुओं का क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम है। अर्थात हम अगर धातुओं की मानक अपचयन विभव घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो नीचे की धातु अधिक क्रियाशील होगी, ऊपर की धातुएं कम क्रियाशील होंगी। ठीक, तो जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव कम है वो धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, जिनके मानक अपचयन विभव अधिक हैं वो धातुएं कम क्रियाशील हैं। छात्रों एक चीज ध्यान रखिए, जिनके मानक अपचयन विभव कम होते हैं इसका मतलब उनमें अपचयन की प्रवृत्ति कम है। ठीक, अर्थात वो अपचयित अवस्था में बल न रह करके ऑक्सीकृत अवस्था में रहने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जिनके मानक अपचयन विभव अधिक हैं अर्थात उन्हें अपचयन की प्रवृत्ति अधिक है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक रखते हैं, अर्थात वो अपचयित अवस्था में अधिक स्थायी हैं बल्कि ऑक्सीकृत अवस्था में कम स्थायी होते हैं। वही हमने यहाँ पर समझाया था छात्रों, ध्यान रखिए इस चीज को। तो इस तरीके से आप धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात कर सकते हो। जिन धातुओं जैसे हम यहीं पर इन्हीं धातुओं की अगर बात करें तो क्रियाशीलता का भी यही क्रम है, यही क्रम तुम्हारे इन धातुओं की अगर क्रियाशीलता का भी यही क्रम है। लिथियम अधिक क्रियाशील है, आयरन उससे कम, निकेल उससे कम, कॉपर उससे कम क्रियाशील है। ठीक छात्रों, अब बात करते हैं हाइड्रोजनों की ऑक्सीकारक क्षमता की तुलना करने में। हाइड्रोजन कौन कौन है छात्रों? मेन रूप से आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। और जिस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है प्रबल ऑक्सीकारक हो। अर्थात ऑक्सीकारक क्या होता है? जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले दूसरे को ऑक्सीकृत दे, भाई दूसरे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। फ्लोरीन का मानक अपचयन बहुत सबसे अधिक होता है, इसलिए फ्लोरीन सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होती है। उसके पश्चात अगर बात करें, उसके पश्चात आप देख लो क्लोरीन का होता है, अर्थात क्लोरीन होती है, उसके पश्चात ब्रोमीन होती है, उसके पश्चात आयोडीन होती है। अर्थात ऑक्सीकारक क्षमता उनकी फ्लोरीन की सबसे अधिक, आयोडीन की सबसे कम है, क्योंकि आयोडीन की मानक अपचयन विभव फ्लोरीन की अपेक्षा कम होता है। जिसका अपचयन विभव अधिक होता है वो अपचयन की प्रवृत्ति अधिक रखता है, अर्थात वो प्रबल ऑक्सीकारक होती है। छात्रों बात करते हैं अब नेक्स्ट बिंदु की तरफ, ऑक्सीकरण अपचयन यानी रिडॉक्स अपक्रियाओं की संभावना ज्ञात करने में। इसमें क्या है, यदि भाई रिडॉक्स अपक्रिया हो रही है निश्चित रूप से किसी तत्व का अपचयन हो रहा है, किसी तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि अपचयन और ऑक्सीकारक इलेक्ट्रोडों के विभव यानी जिस पर अपचयन हो रहा है उसका इलेक्ट्रोड का विभव और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उन इलेक्ट्रोड विभव अर्थात एनोड की तरह वो कार्य करेगा। जिस तत्व का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है वो कैथोड की तरह कार्य करती है, आप जानते हो जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड की तरह कार्य करती है। तो जैसे हम वहां सेल विभव निकालते थे वैसे ही अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर निकाल लें, और यदि इलेक्ट्रोड विभव के अंतर क्या है, पॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जो है यदि पॉजिटिव है तो अभिक्रिया संभव है, अगर इलेक्ट्रोड विभव का अंतर निगेटिव है तो अभिक्रिया संभव नहीं है। यह ध्यान रखिए, इतना ध्यान रखिएगा कि जिस पर अपचयन हो रहा है अपचयन वाले इलेक्ट्रोड विभव से ऑक्सीकरण वाले इलेक्ट्रोड विभव को आप घटाएंगे। जैसे ई सेल निकाल रहे थे उस तरीके निकालने पर अगर आपका इलेक्ट्रोड विभव का अंतर पॉजिटिव आ रहा है तो अभिक्रिया संभव है, और इलेक्ट्रोड विभव का अंतर अगर नेगेटिव आ रहा है तो अभिक्रिया संभव नहीं है। अर्थात किसी भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की संभावना इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर पर निर्भर करती है। यदि इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर पॉजिटिव है तो अभिक्रिया संभव है, यदि इलेक्ट्रोड विभव का अंतर नेगेटिव है तो अभिक्रिया संभव नहीं है। जैसे एक उदाहरण हम दे रहे हैं यहीं पर समझ लीजिए, लिथियम, एक अभिक्रिया बात कर लेते हैं, लिथियम मैग्नीशियम सल्फेट से अभिक्रिया कराने पर लिथियम 2SO4 प्लस मैग्नीशियम, ये अभिक्रिया संभव है कि नहीं संभव है? ये एक अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया है क्योंकि लिथियम का ऑक्सीकरण हो रहा है
और मैग्नीशियम का अपचयन हो रहा है। तो संभव है कि नहीं संभव है? इसकी संभावना ज्ञात करने की हम दोनों धातुओं के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर निकाल लेते हैं। यदि इलेक्ट्रोड विभव का अंतर धनात्मक है तो अक्रिया संभव है, और यदि धनात्मक नहीं तो अक्रिया संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रोड विभव का अंतर जिसका अपचयन हो रहा हो, अपचयन किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आयन में अपचयन हो रहा है, अर्थात ये लगभग कैथोड की तरह कार्य कर रहा है। लिथियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम इलेक्ट्रोड विभव का अंतर क्या है? जैसे कैथोड से एनोड निकालते हैं वैसे ही निकालना है। इसके में से इसका निकालना था। मैग्नीशियम का कितना है? मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव कितना दिया हुआ? -2.36 से हमको घटाना है लिथियम का। लिथियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो लिथियम से हम घटा देंगे तो -3.05, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2.36 प्लस 3.05। तो आप अगर इन्हें घटाइएगा, घटाने पर आपका आ जाएगा प्लस में आएगा, धनात्मक वैल्यू आ रहे हैं 0.69, क्योंकि प्लस वाला मान अधिक है 0.69 अर्थात वोल्ट। इसका मतलब है ये अपक्रिया संभव है, ये अपक्रिया संभव है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभवों के मान का अंतर धनात्मक है। यदि अपक्रिया मान लो जैसे कोई दूसरी अपक्रिया होती, इसी को रिवर्स कर देते, अगर हम इसी को उल्टा कर देते, जैसे मान लेते हैं हम कह देते हैं मैग्नीशियम प्लस लिथियम सल्फेट टू मैग्नीशियम सल्फेट प्लस लिथियम, इसी को अगर उल्टा कर देते तब क्या होता है? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, लिथियम का अपचयन होता है, तो लिथियम के अपचयन विभव से मैग्नीशियम के अपचयन विभव को घटाया जाता है। तो लिथियम का कितना है? -3.05 माइनस, और ये माइनस में ये भी है। अब मैग्नीशियम का कितना है? ये मैग्नीशियम का तुम्हारा ये देखिए दिया हुआ है 2.36, आप घटा दीजिए तो -3.05 प्लस 2.36, ये -0.69 आता, -0.69 आ जाता, अर्थात यह ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात ऊपर वाली अपक्रिया संभव नहीं है। यदि इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर धनात्मक हैं तो अपक्रिया संभव है, अगर इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर धनात्मक नहीं है तो अपक्रिया संभव नहीं है। छात्रों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छात्रों सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।